नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होगे मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 45 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 35 घंटे बचे हैं और पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 घंटे का एक कोर्स स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा मैथ्स रिवाइज करना चाहते थे, सीजीएल जो अपकमिंग है अप्रैल में उसके लिए। उसके बाद मेंस का फ्री बैच भी लॉन्च करूंगा उसी तरीके से जैसे क्रैश कोर्स किया। हमने देखा 45 घंटे की क्लासेस हो भी चुकी है, मतलब अपने वादे पे खरा उतर पाना बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ये वादा भी मैंने एक बार किया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैच दूंगा फ्री का। तो उस वक्त मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये स्टार्ट कर दिया और पूरा कर दिया। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन आज से। मिक्सचर एलिगेशन वो सब चलेगा। तो रेशियो की पहली क्लास होगी आज, और इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपको ये मिलता रहेगा। आज पार्ट 2 भी होगी, क्योंकि ये वीडियो तो हर बार ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग के मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जो क्रैश कोर्स है, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में सारी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप देख सकते हो, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और ये इसमें मैंने क्या किया है, हर टाइप का एक एक सवाल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया है, और बहुत कोशिश की है उसी हिसाब की कि जिस हिसाब के पेपर में सवाल आ रहे हैं 2018, 19, 20 को एनालिसिस करते हुए, प्री प्लस मेंस, एमटीएस, एचएस, सीजीएल सबको देखते हुए उसी बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ। चलो आप ये देखो और बाकी स्पेशल क्लास का भी आनंद लेते रहो। जितने भी फ्री क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, हमेशा मैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। जो फ्री टेस्ट होते हैं हर मंथ, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं, इनको भी देते रहो। जितने भी फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सशक्त बनेगा, और वो तभी बनेगा जब एजुकेशन मिलेगी आपको, शिक्षित होंगे आप। थैंक यू। भाई साहब क्या बताऊं, ऐसे फोड़े निकले हैं ना, झंड लग रही है जिंदगी, पूरी बॉडी टूट रही है एकदम। इतने इतने बीच में असर है फोड़ों का। कोई कह रहा है बाल तोड़ हो गया, कोई कुछ कह रहा है। चेक क्या कराना अब, जो दर्द किस्मत में लिखे हैं उन्हें कौन मिटाएगा। दर्द का भी अपना अलग मजा है, और जब दर्द की कोई दवाई ना हो तो क्यों ना दर्द कोई दवा कहें। कतरे कतरे को तरसते हम, तेरी दरिया दिली को क्या कहें। बस वाह वाह, तो अभी तुम्हें पता लग जाएगी बहुत जल्दी, जब घर से भी तुम्हारा निकास बंद हो जाएगा और उधर से भी। एक कठिन से सवाल से आज की क्लास की शुरुआत। हे भगवान, किसी को फोड़ा ना दे, कुछ भी दे। छीड़ा, अभी तो शुरुआत है भाई, तब इतना दर्द है, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। देख के तो पता ही नहीं चला, अभी तो बस दर्द दर्द है, पता नहीं अब क्या बीमारी है। भाई इसके कान पे पहले 2 लगाओ। ये क्या हो गया, बदल गया यार सवाल। नहीं हुआ। गुड़गांव 335 33
बैठा नहीं जा रहा है, ओहो। तो आप खड़े होके पढ़ लो, आपकी लंबाई तो ज्यादा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चों को दिखेगा भी प्रॉपर। आपको आज पहली बार उधर क्लास ली? फोटो क्यों नहीं खींच रहे हो तुम? और हिसाब से बोलो, समझे? 6 घंटे में तुम सवाल लिखोगे तो हमारे यहाँ बोर्ड लगाने का फायदा क्या है? फिर हम सवाल बोल ही ना दे, लिख लें दो, हिसाब से रहो। मुंह पे पट्टी लगा दूंगा, बोल नहीं पाओगे सालों। देख रहे कौन है भैया? बालक जरा खड़ा करना। अच्छा ये है, फोन नहीं है इसके साथ, बड़ी दिक्कत है, फोन ही नहीं है इस पे, अब क्या कहें इसको। जबकि इस उम्र में जो लड़का बिना फोन के जी रहा है, हमें उसके लड़का होने पे भी शक है। अरे दिल पे नहीं लो, बैठ जाओ। किसी पे डबल फोन पड़े? यार मेरे पास है, लेकिन मेरे पापा का खराब हो गया, फूक गया, तो उनको देना, नहीं तो मैं दे देता पक्का। मतलब पहली बार सुना किसी का फोन फूक गया। मेरे पापा फोन करके मेरा फोन फूक गया। फूकती प्रेस थी, हीटर फूकता था, फोन भी फूकने लगे। लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। जब वेग 50 मील प्रति घंटा है तो खपत 100 किलोग्राम होती है। यदि कोयले की कीमत 25 पैसे प्रति किलोग्राम हो तथा इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपए प्रति घंटा हो, तो ये कह रहा है कि इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। खपत मतलब कंजम्पशन। सी क्या है भाई? वेग के वर्ग के समानुपाती है, v स्क्वायर। सी क्या है? v स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि C1 अपॉन C2 बराबर होगा V1 अपॉन V2 का। C कंजम्पशन है, खपत है, आपको नहीं पता चली? अब पता चल गया, V वेलोसिटी है, ठीक है। एक तो तरीका होता है कि हम लिख दें C बराबर KV स्क्वायर, एक होता है ये KC के काटने वाला। ये पता है कैसे आता है? इससे ये कैसे आता है पता है? नहीं पता? हाय राम, तुम तो सूरत गढ़िया पता नहीं क्या करोगी। जैसे C बराबर हम यहाँ लिख देते हैं KV स्क्वायर, जो प्रोपोर्शन का साइन होता है, जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्या आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है। तो अब C1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ कि V1 स्क्वायर, और C2 बराबर क्या लिख सकता हूँ कि V2 स्क्वायर। अब जिन में लगा दो हमने भाग, तो K तक गया कट, तो J आएगा क्या ना आएगा? तो J तुम्हें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो C1 के आगे V1, C2 के आगे V2, खत्म बात। अब समझ गए? लिख लेंगे कभी छोटी, ठीक है, मिटा दें इस चीज को। अब इसने कहा कि वेग 50 मील प्रति घंटा है तो खपत 100 किलोग्राम है, यानी कि V1 कितना है? 50, तो C1 कितनी है? 100। बहुत दर्द हो रही है यार। C1 कितनी है? 100। यदि कोयले की कीमत 25 पैसे प्रति किलोग्राम हो और इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपए प्रति घंटा हो, तो मैं C2 कैसे निकालूंगा आप बताओ। आप ये कह रहे हो कि जी 1 घंटे में 9 रुपए खर्च हो रहे हैं, बोलो हो रहे नहीं हो रहे, और 25 पैसे का 1 किलोग्राम कोयला आता है, तो आप बताओ 9 रुपए का कितना आएगा? 36 केजी, क्योंकि 25 पैसे का 1 किलोग्राम का मतलब है 1 रुपए का 4 किलो, तो 9 रुपए का 36 किलो। यानी कि जो दूसरी स्थिति है उसमें कंजम्पशन कितनी है? C2 कितनी है? 36 केजी, 1 घंटे में नहीं। तो अब हम V2 निकाल लेते हैं यहां से। V2 क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखिए C1 कितनी है? 100 बटे 36 बराबर V1 50 बटे V2 का स्क्वायर। अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो 10 बटे 6 बराबर 50 बटे V2। कठिन सवाल है थोड़ा। V2 बराबर कितना आ गया? 30 मील प्रति घंटा। ये स्पीड आ गई।
ये स्पीड आ गई v2। आप मुझे बता सकते हैं कि इसको 250 मील चलना है और इसकी स्पीड है 30, 250 मील पूछा है ना, तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलेंगे 250 बटे 25 बटे 3 घंटे। अब आपको ये भी पता है कि 1 घंटे में कितना कोयला खर्च हो रहा है? 36। तो इतने घंटे में कितना होगा खपत? क्या होगी? 25 बटे 3 गुणा 36, 300 kg। क्या ये सवाल समझ पाए आप बताओ भाई, नहीं समझ पाए? समझ गए? एक बार और बता देते हैं फिर भी। कहाँ है 50 और 100? दिया हुआ है ना इसने। अरे नहीं, इसने कंडीशन दे दी बेसिकली कि एक बार जब कभी वेग 50 था तो कंजम्पशन 100 थी। C1 V1 दे दिया, क्या दिक्कत है इसमें? मतलब समझ क्या नहीं पाए आप? हाँ हाँ, तो प्रोपोर्शनल में है ना ये। जैसे इसने बोला है कि जो 100 kg है वो प्रोपोर्शनल है 50 के स्क्वायर के। तो अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा कब? जब मुझे पता चलेगा कि इसको मैं कितने से गुणा करूंगा तब ये हटेगा 25 से। यही तो प्रोपोर्शनल होता है, कुछ नई चीज थोड़ी है प्रोपोर्शनल। कितना पागल बच्चा है। कह रहे क्या आपका रोग मेरे इसके रोग से भी गहरा है? नहीं भाई, उससे गहरा नहीं है, तुम्हारा ज्यादा गहरा है। मिस्टर सचिन, नहीं, किसने बोला है कि एक ही बैच कर सकते हो? बोल रहे हैं कि एक ही बैच करोगे आप? हाँ, रूल्स फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ऐसी कोई बात है कि एक बैच है तो फिर टाइमिंग 2 घंटे कर देंगे। अच्छा हाँ, AGD का तो बोल ही रहे ना डबल के लिए। थोड़ा मैनेज कर लो, 1-2 दिन में सही हो जाएगा सब। टेंशन न लिया करो। कनपुरिया, क्या हाल है बच्चे? ये लड़का बहुत तगड़ा है। ये सवाल दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ कि C प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के। इसका मतलब होता है C1/C2 बराबर V1/V2 का स्क्वायर। हमने लिख दिया। V1 हमें 50 था उस वक्त, C1 100 था। फिर हमने C2 कैसे निकाला? सवाल में दिया हुआ था घुमा फिरा के कि 1 किलोग्राम 25 पैसे का आ रहा है, 1 घंटे में 9 रुपए खर्च हो रहे हैं, यानी 36 kg कोयला लग रहा है। तो हमने कहा इस केस में वेलोसिटी पता कर लेते हैं। वेलोसिटी 30 आ गई। तो हमें 250 मील की यात्रा तय करनी है, कितना टाइम हमारा लगेगा? तो 250 बटे 30 बराबर 25 बटे 3। तो 25 बटे 3 घंटे आ गए। 1 घंटे में 36 kg कोयला लग रहा है, 25 बटे 3 घंटे में कितना लगेगा निकाल दिया। ठीक है।
बोलो जी, आपको आ गया समझ? अड़तीस। ये भी सेम ऐसा ही सवाल है। कितना उत्तर आ गया सरकार? आया नहीं आपको उत्तर? आप यार जेन्युइन आदमी नहीं है क्या? हाँ, ये इसमें दिया नहीं है। देखिए, फॉर्मूला पता है अब आपको इलेक्ट्रिक का क्या होता है? E बराबर P बाई एफ। पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये देना चाहिए इनको फॉर्मूला, इन्होंने नहीं दिया क्योंकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, सही है, ठीक होगा। वही V बराबर P बाई एफ बातें की है, ठीक है। अब इसने बोला है कि भाई एक ट्रेन इतनी की गति से जा रही है, उसकी विद्युत शक्ति घर्षण बल से 3 गुना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी विद्युत शक्ति को दुगुना कर दिया गया, किसी कारणवश उसका घर्षण बल पहले से 1/3 गुना हो गया। अब उसकी गति क्या है? तो आप ही मुझे बताइए कि हम ऐसा लिख सकते हैं P1 अपॉन P2। अभी तो बताया था F1 V1 बटे F2 V2। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसने बोला है कि उसकी विद्युत शक्ति को दुगुना कर दिया जाता है, यानी कि P1 अगर 1 थी तो P2 कितनी हो गई है? 2 हो गई है कि नहीं? 2 गुना कर दिया जाता है। अच्छा, जो बल है घर्षण बल वो पहले से 3/2 गुना हो जाता है। अगर पहले 2 था तो F2 कितना हो गया? 3/2 गुना का मतलब 1.5 गुना होना, 1 से 1.5 हो जाना। बात एक ही है, 1 से 1.5 लिखूं या 2 से 3, बताओ कोई फर्क पड़ेगा आपको? समझ रहे हो? या बताओ नहीं तो 1 और 1.5 ही लिख दो, चल जाएगा? ठीक है, 1.5 गुना 1 सही 1/2। अरे वो तो इस लाइन से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये तो इन दोनों में रिश्ता दे रखा है, क्या मतलब है इससे? वही आना ही है, तब तो क्या, और वैसे तब भी वही आएगा। इस लाइन से आप यूज करो या मत करो, आप बताओ। इसने बोला है कि विद्युत शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ कितना लिखूंगा? 3 गुना मतलब 6 लिखूंगा, और यहाँ 3 लिखूंगा तो यहाँ 9 लिखूंगा। तो दोनों जगह 3 से गुणा करूंगा, तो जब P1 अपॉन P2 करूंगा तो वो 3 तो कट जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे डराने के लिए यूज करो मत करो उसका। अब P1 अपॉन P2 कितना हो गया? 1/2। F1 अपॉन F2 2/3। V1 कितना है?
V2 क्या है पूछा है, तो V2 कितना आ गया, बटे 3। ये उत्तर है। सिंपल है। क्या है? सिंपल, बेहद सिंपल। साइलेंट किलर, आपको आ गया समझ? तो सवाल में था कि भाई पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी देना चाहिए, नहीं दिया था, हमने लगा दिया फिजिक्स के हिसाब से। हमने लिख दिया P1 अपॉन P2 F1 V1 F2 V2। ये दिया हुआ था कि 1 से 2 गुना हो रहा है, ये 1.5 गुना हो रहा है, तो 2 से 3 हो रहा है। कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे। सेकंड लाइन का कौन पूछ रहा है? सेकंड लाइन का यूज, अरे कोई यूज नहीं है। वो ये कह रहा है कि उसकी विद्युत शक्ति E बराबर 3F है। E बराबर क्या है? 3F। तो उससे फायदा कुछ निकलेगा नहीं, ये मैं कह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे। मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा P1 बराबर 3F1 लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा P2 बराबर 3F2। तो फिर ये दुगुना हो गया है, तो ऊपर वाले से इसका रिश्ता निकालूंगा, बात वही पड़ेगी घुमा फिरा के। हाँ, आप इतना परेशान मत होइए कि यूज क्या, बहुत सी चीजों का यूज नहीं होता। अब मैं बोल नहीं सकता सबके सामने, लेकिन फिर भी जिंदगी में आप यूज करते हो। हरे राम। ओ भाई साहब को दिक्कत आएगी, क्योंकि एक लाइन हिंदी में भी इंग्लिश में लिख गई है। भाई साहब उसको बस पढ़ना है आपको। जैसे विस्प चलित लिखा हुआ है, उसका मतलब है बाष्प चलित। इंजन रेल के डिब्बे के बगैर, जैसे तेरे बगैर होता है, ऐसे रेल के डिब्बे के बगैर। फोर्टी
24 एक विश्व चलित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। इंजन की गति में कमी के साथ लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इंजन खींच सकता है। इंजन की गति में कमी यानी कि VC, वेलोसिटी कमी, कैल्शियम की नहीं, डिक्रीमेंट आएगा VD। ठीक है, VD क्या होगा? अंडर रूट ऑफ W। यही है भाई, गलत लिखा है तो बता दो। 1C। कब तक बजोगे? देखो, इंजन की गति में कमी के साथ डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। अब की बार स्क्वायर रूट खुद बोला हुआ है कि नहीं? तो VD1 VD2 बराबर अंडर रूट भी बड़ा हो जाएगा W1 अपॉन, यहां तक सहमत हो? बढ़िया, ठीक है। अब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, ये बताना है। तो इसने कहा पहले 24 थी, फिर 20 हुई, तो आप मुझे बताइए VD1 कितना है, कमी कितनी है? डायरेक्ट नहीं बेटा, 24 माइनस 20 बराबर 4। VD2 मैं बिल्कुल जीरो करना चाह रहा हूं, उसकी स्पीड कितना आ जाएगा? 24। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल रुक जाए वो। कितने डब्बे लगाऊं कि बिल्कुल रुक जाए? बाद में क्या करूंगा, उससे एक डब्बा कम लगाता रहूंगा, हल्की हल्की चलती रहेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? हल्की हल्की रड़केगी, चलेगी क्या? तो 4/24। अच्छा, 4 की कमी कब हुई थी? जब कितने डब्बे लगाए थे? तो 4 से 6 बार कटेगा, स्क्वायर कर दिया 1/36 बराबर 4/W2। W2 आ गया 144, यानी 144 डब्बे अगर मैं लगा दूंगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। 24 की कमी हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि चलती रहे हल्की हल्की, 144 पे तो रुक जाएगी। तो कितने डब्बे लगाने चाहिए मुझे? 145 और ज्यादा, तब तो बिल्कुल नहीं चलेगी। एक डब्बा कम लगाएंगे तो हल्की हल्की रखती रहेगी। संतुआ, समझ आ गई बात? शाबाश। बिड़िया जला मियां, हमने सिक्कों वाले सवाल कर लिए थे ना? चलो तो आप एक सवाल लिख लो, मुंह से बोल रहे हैं, लिखे, बोर्ड पे नहीं आएगा। सवाल कुछ इस प्रकार है।
हाँ जी, कौन सा पेज रिपीट करना है बताइए, बोलो। डब्बा निकालने से सर स्पीड पे फर्क पड़ेगा? किससे? डब्बा निकालने से स्पीड पे फर्क पड़ेगा? बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, दोबारा बोलो। सर ट्रेन की डब्बा निकालने से स्पीड पे फर्क पड़ेगा? बताओ, ये कह रहे हैं डब्बा निकालने पे स्पीड पे फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? एक पिताजी पे एक ही लड़का अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, 4-5 लड़के और जोड़ दो उनकी जीवन में, उनकी स्पीड धीमी नहीं हो जाएगी? तरक्की कर पाएंगे जीवन में? इतना खर्चा होगा तो। सर अगर ट्रेन 120 की स्पीड से चल रही हो और उसका डब्बा निकाल दिया जाए तो अकेला इंजन कितने कर सकते? देख रहे हो, ये फालतू बात कर रहा। अभी यहीं होते तो कितना हीरो बनना। कह रहा है एक ट्रेन 120 की स्पीड पे चल रही है और सारे डब्बे निकाल दें तो इंजन कितने से भागेगा? मारते मारते भूत बना देंगे फालतू के सवाल पूछोगे तो। अच्छा, सुपर 30 से क्या है क्या उसमें, ऐसा है क्या कुछ? गाना सुने तो क्वेश्चन मार्क। गाना सुने थे? जी। क्या? कोई क्वेश्चन मार्क जो गाना है ना उसमें पूछा गया है कि अगर अभी इस सवाल से सर कंफ्यूज हो गए। अरे नहीं नहीं, मतलब इससे ये है कि फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हो? ये फर्क पड़ता है कि भाई अब इंजन को कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा फंडा है। मेट्रो इतनी तेज क्यों भाग लेती है? तुरंत स्पीड पकड़ लेती है मेट्रो, जबकि ट्रेन नहीं पकड़ पाती तुरंत स्पीड। तो उसकी वजह क्या है? यही तो वजह है कि डब्बे कम है। और हम तो कह रहे हैं ना हो ऐसा। हमें तो सवाल में लिखा है, खत्म बात। सवाल में लिखा है ना। बोलो भाई, अगर अभी भी किसी भाई को दिक्कत है तो हम सुलझा देंगे उसकी दिक्कत। चलो, मिल ही नहीं रहा जो सिक्कों वाला सवाल है। नहीं, 160 रुपए 210 सिक्के। In a bag there are 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins. ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स there are total 210 coins. Total amount is 160. नहीं मिल रहा। लिख लिया इतना, 210 ही थे ना यार। ठीक है। और ये दिया हुआ है कि 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्कों के 3 गुने हैं। 3 गुने। द number of coins of 25 paise, the number of coins of 25 paise is thrice of मिला नहीं मुझे, याद तो था ही, हल्का फुल्का बना दिया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। नहीं, अपनी सीट में नहीं है। तो बताइए
तो बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? जहां पे आपने 210 लिखा है वहां 220 लिख लो। 210 सिक्के लिखा है ना, टोटल लिखा है नहीं, तो वहां 220 कर लो। और जहां पे आपने ये लिखा है ना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या लिखी है आपने? थ्राइस को 1/3 कर लो, बस 1/थ्राइस, इतना करेक्शन कर लो। मिल गया? अब मिला है, यही है ना जो मैंने बोला है। 220 सिक्के हैं और 160 टोटल अमाउंट है। 1 रुपए के जो है वो 25 के 3 गुने होंगे, यानी 25 वाले 1/3 हो जाएंगे 1 के। ठीक है, करो करो करो, यही है। अरे मैंने कुछ और बोला है, मैंने इनको कौन से सिक्के पहले बोले हैं कौन से बाद में, आपको क्या पता। मैंने आपको यही बोला है ना कि जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो 1 रुपए के 1/3 है, बस सही है। दोनों का एक ही मतलब निकलेगा, देख लो। की संख्या बतानी है 60। यार आप कैसे कर लेते हो यार आप? कितना? 60 सही होगा। देखिए बंसी बाबू बता रहे हैं, तो बंसी बाबू कोई छोटे मोटे नहीं है गणित में, पिछले 15 साल से इसी फील्ड में है। तुम अपने इस कमजोर शरीर में 2-4 इंजेक्शन लगवा लो फैट के, किसी दिन हवा में झूल जाओगे। सर उसकी कसम खा के कह रहा हूं सारे रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन इजिडे मत भेजो। इसको बिल्कुल नहीं भेजेंगे क्योंकि इसने उसकी कसम खा लिया, क्योंकि इसको भेज दिया तो फिर उसकी जिंदगी पे आंच आ जाएगी। ऐसा कुछ होता है क्या? कसम कसम से सुना है, खा लो तोड़ दो तो मर जाता है कोई? नहीं होता। मतलब ये जितने भी कह रहे हैं नहीं होता, इन्होंने बहुत झूठी खाई है। नहीं, लेकिन वो ये कि एक भरोसे का नाम है कसम। बड़ी कसमें खाई थी तुमने, बिल्कुल सही बात है, काफी गहरी नॉलेज है आपको भी। झुमका दिलाऊंगा, कुंडल दिलाऊंगा। बात याद आ गई मुझे कुछ, मैंने रेशियो प्रपोर्शन में ट्रायंगल बना दिया। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। अगर ये 1/3 है तो क्या मानना ठीक रहेगा? जैसे इसको 3x माने तो इसको x, लेकिन आपको बताइए कि यार ये 4 के फॉर्म में होना चाहिए ताकि पैसे बनाने में दिक्कत ना हो। तो ये 4x है तो ये कितना होगा? 12x। टोटल सिक्के कितने हैं? कॉइन्स की बात हो रही है, 220। अगर ये 220 है तो बचे कितने? 16x। 220 माइनस 16x, ठीक है।
तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू 12x हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद 50 पैसे वाली -8x हो जाएगी, 102 - 8x हो जाएगी। बोलो भाई, सही नहीं लिखी? और 4x की x हो जाएगी। और टोटल वैल्यू दे कितनी रखी है, x। लगा दें प्लस, तो 12 और 1 13 में से 8 गए, 5x बराबर कितना आ गया, 50। x कितना आ गया, 10। x 10 आ गया। अब कोई से भी सिक्के पूछ ले हमसे, निकाल देंगे खून से। देखो ये रहा, रख दें x 10, उसमें कितना होगा, 220 - 100 बराबर 60 सिक्के। 60 सिक्के आ रहे हैं भाई। कभी ऐसा सवाल आएगा आपके जीवन में तो कर लेंगे दोस्त, भटकेंगे तो नहीं। अच्छा, पानी और भूमि वाले सवाल आते हैं आपको करने, पानी भूमि बता देते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, आगे बढ़ जाए। On the whole surface of earth the ratio of land and water is 1:2। पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 3:4 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा। बड़ा छोटा फोन है, इसको रोड रोलर के नीचे रख देना, प्लेट बन जाएगी पूरी। शुक्ला जी क्या हालचाल है, बढ़िया। स्लाइड 3 रिपीट कर दें, क्यों भाई, जब बता रहे थे तब नहीं पूछा गया था इनसे, कर दें, कर देंगे भाई। पांच में से, ओहो पिंकी जी आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, थोड़ा ज्ञान पिंकी को भी दो। पिंकी आप इनसे पढ़ती क्यों नहीं हो, लड़ाई अपनी जगह, पढ़ना अपनी जगह, मिलके पढ़ो, उसके बाद फिर घुट्टा कर लो। 5/16 सही जवाब। देखो कितने आसानी से सवाल हो जाते हैं, इनमें कुछ नहीं होता। कैसे मानना है आपको, ये पूरी पृथ्वी है जिस पे हम और आप हैं। मैं तो पता है पृथ्वी को बाहर से देखना चाहता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैसे कहते हैं मैं गोल है, तो मतलब मैं फ्लाइट में से देखना चाहता हूँ, अच्छा ये बॉल है पूरी, हम वहां हैं, ऐसे नहीं देख सकते ना हम। कहाँ जाना पड़े, अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि पृथ्वी से ज्यादा दूर हो जाओ तो गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता, वहीं लटके रह जाओगे, इसीलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। चलो चलो, तुम्हें बहुत नॉलेज है। ये क्या है, अच्छा 2.5 करोड़ में बेच रहे हैं वहां,
किसी को भी, तो वापस भी लेके आ रहे हैं कि नहीं? अच्छा तो मेरे पास क्या उतने ही पैसे हैं? उतने ही पैसे हैं मेरे पास क्या? ये मत लेना तो ऐसा कर लो, तो बजट खराब हो जाएगा। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकरी वालों का होता है बजट खराब, समझे? प्राइवेट वालों का नहीं होता। उनपे तो आज 1000 है तो कल एक भी नहीं। पूरी पृथ्वी पे 1 2 है, यानी टोटल कितना है? 3। और एक गोलार्ध में 3 4 है, टोटल कितना है? यानी हम चाहेंगे कि हम पृथ्वी और पानी को 7 और 3 दोनों के कटने वाली संख्या माने तो कितना मान सकते हैं? 21, लेकिन ऊपर और 21 नीचे, क्योंकि अगर 21 मानेंगे तो आधा आधा करेंगे 10.5 हो जाएगा। तो मैंने टोटल 42 मान लिया, 21 इधर और 21 इधर। अब आप ही बताइए, टोटल अगर 42 है 3 की जगह, कलम बदल देते हैं, ये हमने 42 माना है, इसका मतलब कि ये 14 है और ये 28। ये क्या है? 14 है और ये 28 है। और अगर हमने इसको 21 माना है तो ये 9 है और ये 12 है। तो इसमें जो 21 है वो 9:12 के अनुपात में है। और टोटल 14 है भूमि, तो यहाँ पे कितना आएगा? 14 माइनस 9 अनुपात, यहाँ पे कितना आएगा? 28 माइनस 12। तो ये कितना आ गया? 5। और चाहो तो चेक कर लो 21 बैठ रहा है कि नहीं, बैठेगा। ये सवाल आ गया समझे नहीं? अच्छा, ऐसा ही सवाल एक 2016 में इनसे भी पूछा गया, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ऐसे पृथ्वी और ये सब देते हुए, तो उन्होंने सवाल पूछने का तरीका बदल दिया। इस सवाल में अगर किसी भी भाई को डाउट है तो पूछ लो। एनी गाय? हाँ, बस। हाँ भाई, रेशो को हमने क्या किया? हमने इन दोनों रेशो का ब्याह करा दिया। ये भैया कह रहे हैं कि शक तो था कि मोहब्बत में नुकसान होता है, जब तुझे पता था शक था तो तू कूदा क्यों? पर यकीन नहीं था कि सारा हमारा ही होगा। कि ऐसे लड़कों को मैं चाहता हूं कि पकड़ के और यहाँ खड़ा करो और फिर इनसे ऐसे सवाल पूछो, पूरी दुनिया देखे इन्हें। ये भी ऐसा ही है। ये तो किसी लड़की की राइटिंग लग रही है। बराबर लिखा हुआ भी कविता है। कौन है कविता? तुम्हें क्या दिक्कत है? चश्मे बताना जरा। इधर क्या? इधर बताओ कितने डिजाइन में बोला? थोड़ा इधर। फोटोग्राफर थे पिछले जन्म में?
फोटोग्राफर नहीं होता स्टेज पे दूल्हा दुल्हन को थोड़ा पास। ये 1-2 का अनुपात ओवरऑल था, ये 3-4 था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 1-2 मिला के 3-4 मिला के साथ हमने कहा 3 और 7 का मल्टीपल ले लेते हैं, दोनों से कट जाए। लेकिन फिर ये भी था आधा आधा भी करना था, यानी 1-1-2 का भी होना चाहिए। तो 42 पूरी पृथ्वी पे मान लिया, पूरा पानी पृथ्वी सब मिला के 42 मान लिया। तो 21-21 बढ़ गया आधा आधा, आधे गोलार्ध में 21, आधे गोलार्ध में 21। तो अगर टोटल 42 माना है तो 14 और 28 है, यानी कि 14 भूमि है और पानी 28 है। ठीक है, और इस वाले गोलार्ध में 9 भूमि और 12 पानी है। तो अगर इसमें 9 है और टोटल भूमि 14 है तो बची कितनी है? 5। टोटल पानी 28 है और ये 12 है, तो बचा कितना? 16। 5-16 आ गया। अरे मैं इसको दोबारा नहीं लाना चाहता, सॉरी। आप हिल गए ना, कोई बात नहीं, अब नहीं आएगा ये दोबारा, सॉरी। In a colored picture of blue and yellow color is used in the ratio 4:3 in upper half. La 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 la। क्या आ रहा है? 26। कमाल हो गया, सही है। 26-9 आपका नहीं आया? आ गया। गाजियाबाद आ गया। बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग ना, मुझे तरस आता है पता है कि भगवान इनकी बिना पढ़े नौकरी लगवा दे। लेकिन पढ़ने से पता है दिमाग खुलता है, और एक बार खुल जाएगा तो कुछ कर ही लोगे अच्छा जीवन में। आपको पता होगा कि मैथ क्यों पढ़ाई जाती है, ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? क्योंकि जो एक आईक्यू लेवल का नाम सुना है आपने, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो होता है, वो जो आईक्यू लेवल है वो कैसे निकलता है? आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज अपॉन बायोलॉजिकल एज इनटू 100। अगर किसी आदमी की मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज सेम है, बायोलॉजिकल जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मेंटल जो आपकी कर्मों के हिसाब से, जैसे आप देखते होंगे कई बच्चे छोटे होते हैं लेकिन बहुत घातक होते हैं, उनकी मेंटल एज ज्यादा है कि 8 साल का बच्चा 10 के बराबर बिहेव कर रहा है, या मान लेते हैं कि 8 साल का बच्चा 16 के हिसाब से कर रहा है, तो 16/8 गुणा 100 200 आईक्यू लेवल हो जाएगा। 100 एवरेज माना जाता है, 100 से कम वालों को पागल कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, बोलूंगा नहीं, हमने ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है। तो ये कैसे पता लगाते हैं? ये आईक्यू लेवल पता लगाने का तरीका यही है कि आपको 25 मैथ्स और रीजनिंग के सवाल दे दिए जाएंगे, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के, और किसी के नहीं, जीएस वीएस के, और वो आपसे दिखवाएंगे। मान लेते हैं आपने 25 में 20 सवाल सॉल्व कर दिए सही, तो उन्होंने पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि जो बंदा 20 सवाल कर सकता है उसको हम 20 साल का मानेंगे,
और जो 24, अब मान लेते हैं 15 साल के बच्चे ने 20 कर दिया तो उसको 20 साल का मान लिया जाएगा। उसकी मेंटल एज कितनी होगी? 20 अपॉन बायोलॉजिकल एज 15 गुणा 100। ऐसे ये उसका क्या बन जाएगा? IQ लेवल आ जाएगा। तो IQ लेवल सोचिए, इतनी बड़ी चीज जज करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग के सवालों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो चेक नहीं करवाई कभी, लेकिन है कि कर दूंगा मैं भी 25 में, 24-25 में भी कर दूंगा। लेकिन हमारे इंडिया में नहीं चेक होता IQ लेवल, बाहर चेक होता है। होता है कहीं? हमारे इंडिया में नहीं। मुंबई में 1-2 जगह हैं, लेकिन सही नहीं है, वो सही नहीं बताते, लेकिन बाहर बताते हैं, ऐसा होता है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मैथ्स वगैरह है इससे हमारे IQ लेवल पे फर्क पड़ता है, इससे हमारा दिमाग क्या खुलता है, इसीलिए हमें सिखाया जा रहा है। आप सोच रहे हो कि SSC में इसका क्या काम होगा? नहीं, SSC में जाने के लिए दिमाग की जरूरत है और दिमाग के लिए ये आना जरूरी है। इनडायरेक्टली इसका रिश्ता है, समझ गए? तो नीले और पीले रंग के क्षेत्र में जैसा अभी हमने जाना कि क्या करेंगे हम, 4-3 और ये 2-3। 4-3 कितना होगा? 7 और ये 3 और 2 5। तो 7 और 5 का मल्टीपल 35, ऊपर 35 और नीचे भी 35 मान लेंगे। अभी यही तो सीखा था हमने। टोटल कितना हो गया? 70। अगर टोटल 70 है, इसका मतलब 4-3 में अगर बांटेंगे तो 70 यानी 40 और 30, और इसको 35 में बांटेंगे, 5 की वैल्यू 35, तो 2 कितना हो जाएगा? 14 और 21, ये हो जाएगा। यानी ऊपर वाले पार्ट में 14 और 21 है और टोटल आपको पता है 40 और 30 है। तो 40 में से 14 गए, कितना बचेगा? 26 बचेगा ना। और 30 में से 21 गए, यही उत्तर आ रहा है 26-9। बताओ, आप इतने बुद्धिमान हो, आप कभी सोचा आपने अपने बारे में कि आपका स्टैंडर्ड इतना हाई है? बहुत सही। ऐसे बच्चे ही नाम करते हैं अपने माँ बाप का, आपके जैसे। आगे बढ़े। एक आसान सा सवाल, भाई बात मत करो तुम दोनों, चीर देंगे। XY के वर्ग के कुछ काम का है? वन। देखिए अभी हमने सीखा था कि x y के वर्ग के विलोमानुपाती है, यानी x बराबर अनुक्रमानुपाती y का स्क्वायर, यही तो बोल रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि x1 अपॉन x2, अच्छा इनवर्सली है। वेरी गुड, बहुत सही। ऐसे बच्चों की मुझे जरूरत है।
तो अब क्या होगा कि x1 अपॉन x2 जब करेंगे तो आपको पता है y1 नीचे आएगा और नीचे वाला ये ऊपर जाएगा, तो y2 का स्क्वायर बटे y1 उल्टा होगा इस बार क्योंकि नीचे है वो। तो इसने बोला है कि जब x 4 था यानी x1 4 था तो y1 3 या 9 था बटे x2 पूछ रहा है और y2 6 36 36 ऊपर 9 नीचे। यही देख रहा हूं आज तुम्हारा ध्यान इधर कितना है। 9 से 9 कट गया, x2 कितना आ गया 1। शाबाश, ऐसे बच्चे आगे जाएंगे। अगला सवाल लिख रहे हैं, ना चाहते हुए भी, विदाउट विशिंग। शुक्ला जी फोन मिला आपका? नहीं, नया ले लिए फिर आप? कितने का लिए नया यार? तो घर बताए कि नहीं? घर बताए वाली बात कि नहीं? वही तो दिला है यार। अच्छे हैं घर वाले। तो क्या होता है कि कई बार फोन चोरी तो ना थोड़े दिन टाल देते हैं, बिना फोन के रहे अब तू ये वो, तेरी बातें बंद होंगी तो पता चलेगा। घर पे रह रहे हो तब होता है। सही है। ₹99 को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि बी को ए और सी का 2/3 मिले। यानी बी को ए और सी का 2/3 मिले तो ये वाली लाइन आप ना लिख के डायरेक्ट आप ये लिख सकते थे कि बी अपॉन ए प्लस सी बराबर 2/3। आप मुझे बताइए इस लाइन से सिर्फ कि तीनों को मिला के कितना मिल रहा है? ओए छोटी आंखें हैं, कितना मिल रहा है तीनों को मिला के? 5 मिल रहा है। और इस 5 की वैल्यू सवाल में 9900 है या नहीं? एक की कितनी होगी? 5 एकम 4, कितना? तो हम अगर b का पता लगाना चाहते हैं तो b का कितना होगा? b को 2 मिल रहा है, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1900 दूनी 3900, तो b निकल गया। अगर इस सवाल में डायरेक्ट b पूछा होता तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता कि ये होगा, अगर सिर्फ b पूछा होता तो। ठीक है, लेकिन b तो पूछा नहीं और भी पूछे, तो अब मैं लिख सकता हूं कि c को a और b का कितना मिल रहा है? 3/8। तो तीनों को मिला के कितना मिल रहा है? 11 की वैल्यू 1 की, 3 की कितनी होगी? यानी सी का भी कितना आ गया? 27। अब हमें ए निकालना है, तो तीनों का पता है 9900 है, उसमें से मैंने 3960 2700 घटा दिया, कितना आ गया? 3200। कितना आ गया? 3240।
अगला सवाल पूछते, ये मिटा दे, बोलो भाई। हाँ हाँ, आप ये सोच रहे होगे कि तीनों को इक्वल करके भी कर सकते हैं, 2 और 3 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और 8 और 3 11, उसको वैसे भी कर सकते हैं। उस केस में इक्वल करेंगे, वो 55 की वैल्यू वो सब हमने क्या अलग अलग निकाल दिया। उससे गलत आ रहा है, देखा, उससे गलत क्यों आएगा? उससे गलत ऐसे ही जैसे सवाल ही करते, उससे गलत आ रहा है, बहुत बड़ी न्यूज है तो। हाँ, 18 22 15 वो सब करेंगे तो थोड़ा गंदा सा लगेगा। आगे बढ़े। क्या आ रहा है? 56,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है। सी को ए प्लस बी का कितना मिलता है? 4/3। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया भाई? 7 की वैल्यू सवाल में 56 की लिख दो, अच्छा लगता है। आपने सीधे 56 ही लिखा, इतना भी हीरो ना बनो कि का मतलब एटलीस्ट 1000 तो पता चल रहा है। तुम तो किसी की सैलरी 90,000 होगी, 90 लिख दोगे सीधे, शादी भी नहीं होगी उसके 90 के बेस पे। 7 8 56, 8,000, 1 की वैल्यू है तो 4 की कितनी होगी? 32,000 और 3 की 24,000। अब हमें ए और बी का अनुपात दे रखा है 5 और 7, तो ए और बी का अनुपात 5 और 7 का मतलब क्या है? टोटल कितना है? 12। 12 की वैल्यू 24,000 है, यानी 2 से गुणा और 3 जीरो, 5 की 7 की 10,000 14,000। हाँ, बात वही है ना, इतना क्यों लफड़ा पालना है जब सीधे सीधे ही सवाल हो रहा है तो जब, हाँ तो बस कर लीजिए फिर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है,
मैं ये जो बता रहा हूं, मैं ये ऐसे इसलिए बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनो, क्योंकि पेपर में कभी तीनों नहीं पूछता। एबीसी थोड़ी थोड़ी पूछेगा तीनों पेपर में, अलग अलग पूछेगा, हो सकता है सी पूछे। तो इसीलिए मैं ऐसा तरीका आपको बता रहा हूं जिससे आप पर्टिकुलर अलग अलग निकाल सको। मेरा मतलब ये है, तो पेपर में कभी तीनों नहीं आएंगे। हाँ बेटा मिल फिगर, तुमने बस्ता बंद कर दिया अपना, इजाजत ली हमसे, खोले रखो बस्ता। ₹530 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, बांटा ही गया है। ओ आरे रामा, बतला दो तुम हमको। देखिए ₹530 को एबीसी में बांटा गया, 530 को ए में, बी में और सी में। मान लेते हैं कि सी को x मिला है तो इसको x प्लस 80 और इसको 70 और ज्यादा मिला है x प्लस। अब आप यहां पे एक चीज देखो कि 150 और 80 मिला के कितना होता है 230। अगर 230 छुपा लें तो तीनों पे बराबर है या नहीं। यहाँ पे 230 छुपाएंगे तो कितना बचेगा 300 और सब पे बराबर है तो x 100 है। आप नहीं तो जोड़ के कर लो यार, 3x प्लस 230 वो ज्यादा सही है, आपके लेवल की बात हो जाएगी थोड़ी। 180 और 250। कल खत्म हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन। उसके बाद मैं